नमस्कार, मेरा नाम सुमन सहाय है। हम लोग क्लाइमेट चेंज पे चर्चा करते आ रहे हैं। अम, पिछले दफ़े बात हुई थी कि जो कॉप 27 हुआ है, मतलब जो देशों की मीटिंग 27वीं मीटिंग हुई है, अभी इजिप्ट में, शर्म अल शेख में, उसमें क्या मिला? जो लॉस एंड डैमेज फंड था वो मिला, लेकिन उसके अलावा और क्या मिला या नहीं मिला, इस पे काफ़ी चर्चा रही वहाँ शर्म अल शेख में भी, कि ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है, मतलब कि जिन देशों को क्षति पहुंची है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से, और जिनका नुकसान हुआ है, लॉस और डैमेज हुआ है, उनके लिए एक फंड बनाया जाएगा। इस पे पिछली दफ़े ये भी बात हुई थी कि ये फंड कह तो दिए जाते हैं, असल में बनते कितने हैं ये देखना होता है। अभी तक का तो ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा है। कहा कुछ जाता है, आता उसका एक आधा पौना हिस्सा भी नहीं है। अब ये लॉस एंड डैमेज फंड कह तो दिया गया है, बनता है नहीं बनता है, कितना बनता है वो तो देखने वाली बात है। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? अगर हमको जलवायु परिवर्तन से और क्लाइमेट चेंज से निपटना है, तो एक लॉस एंड डैमेज फंड, एक ग्रीन क्लाइमेट फंड, एक एडेप्टेशन फंड, ये बना देने से क्या हम क्लाइमेट चेंज से निपट पाएंगे? या जो क्लाइमेट चेंज की जो नुकसान दिखते जा रहे हैं, हर साल बढ़ के दिखते जा रहे हैं, वो कम हो पाएंगे? इन चीज़ों पे नहीं के बराबर ही समझौता हुआ। चर्चा हुई थोड़ी बहुत, लेकिन जैसे ग्रीन एनर्जी पे, या ये कि पेट्रोल, डीजल और गैस के इस्तेमाल को कम करना है, क्योंकि बहुत सारा प्रदूषण तो इसी से आता है, और इसी प्रदूषण की वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्या इन चीज़ों पे कोई समझौता हुआ? वो अफसोस की बात है कि ऐसा कोई भी समझौता नहीं हुआ, बल्कि पेट्रोल और डीजल की कटौती की मांग तो कई सालों से चल रही है कि चाइना और यूएसए और यूरोप जैसे देश, यूरोप तो थोड़ा सा कम, लेकिन यूएस और चाइना, अमेरिका और चाइना की तो खपत बहुत ज़्यादा है पेट्रोल और डीजल की। उनके यहाँ गाड़ियाँ इतनी हैं और उनकी जो इंडस्ट्री है वो भी इस्तेमाल करती है इनको, तो उनके यहाँ से तो प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा फैलता है। भारत ने एक सुझाव दिया था कि हम लोग ग्रीन एनर्जी, माने साफ सुथरी एनर्जी की तरफ कदम बढ़ाएं, और भारत ने बात की थी कोयले की के इस्तेमाल की में कटौती करने की, क्योंकि भारत में कोयला बिजली उत्पादन के लिए बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होता है। लेकिन इन चीज़ों में बात बिल्कुल आगे बढ़ी नहीं। तो नतीजा ये है कि एक तरफ तो बात हुई कि हम लॉस और डैमेज, मतलब नुकसान की भरपाई करने के लिए एक फंड बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन हम नुकसान रोकें और जलवायु परिवर्तन की जो गति है उसको धीमी करें या कम करें, इस पे कोई ठोस बात नहीं हुई। और अगर हम देखें कि भारत असल में सुझाव तो रख रहा है कि कोयले पे भी चर्चा होनी चाहिए और कोयले के इस्तेमाल में भी कटौती होनी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? अगर आप देखें कि इस वक्त झारखंड के गोड्डा जिला में दुनिया की सबसे बड़ी कोयले की एक प्लांट लगा है एनर्जी जनरेट करने के लिए। एक बहुत ही भयंकर भीषण बड़ा कोयले का प्लांट लगा है बिजली पैदा करने के लिए। तो कहाँ तो हम कह रहे हैं कि कटौती होनी चाहिए, और कहाँ होना, हम खुद ही अपने देश में ही इतना बड़ा प्लांट लगा रहे हैं। और ये झारखंड में गोड्डा में जहाँ हुआ है, ये आदिवासी इलाका है, यहाँ बहुत सालों तक बहुत बड़े विरोध के प्रदर्शन हुए। आदिवासियों ने इकट्ठा होकर कहा ये हमारे लिए एक धार्मिक चीज है, जहाँ पे ये जंगल है, ये हमारे लिए पूजा की चीज है, ये हमारे लिए भगवान स्वरूप इलाका है। क्योंकि आदिवासी तो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, तो प्रकृति में विश्वास रखते हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं। उनके यहाँ जो जो सरना होता है, एक जंगल का इलाका होता है, जो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये सारी चीजें काटी गई। ये अडानी साहब का प्लांट है और इस पे बहुत विरोध हुआ था राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। आदिवासी समुदाय की तरफ से
बुद्धिजीवियों की तरफ से, सरकार के कई तबके इसमें विरोध कर रहे थे, लेकिन किसी की सुनी नहीं गई। और ये कोल बेस प्लांट जो है ये लगा है, तो इसका जो प्रदूषण होगा वो आप सोच नहीं सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे होगा। तो कहाँ तो क्लाइमेट चेंज को घटाने की बात, और कहाँ इतने बड़े बड़े कोयले पे आधारित हम प्लांट्स लगा रहे हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि ये जो कोयले का प्लांट लग रहा है, इसकी बिजली जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट की जाएगी, तो हमारे इस्तेमाल के लिए है भी नहीं। तो प्रदूषण हम ढोएंगे, प्रदूषण को हम भुगतेंगे। जलवायु परिवर्तन में ये हमारा बड़ा योगदान होगा, मतलब क्लाइमेट चेंज में। और हम बिजली भी नहीं भोग पाएंगे, वो हमारे हिस्से में भी नहीं आएगी, वो जा रही है बांग्लादेश को। तो ये जो दो तरह की बातें होती हैं ना, इसीलिए ये है कि कई सालों से आगे बढ़ने की कोई भी बहुत बड़ी मुहिम नहीं छेड़ी गई है, और ना ही कोई बहुत बड़ा सक्सेस दिखता है। कभी 2 पैसे का 4 पैसे का यही बनता है, लेकिन हम औरों के ऊपर उंगली उठाएं, हम अपने ही देख लें कि हमारे ही देश में क्या हो रहा है, और हम किस तरह से क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए करने में और कहने में क्या कर पा रहे हैं। तो जो जो शर्म शेख का जो नतीजा निकला है, वो मेरे ख्याल से उसी तरह का नतीजा निकला है जैसे कि और इस तरह के समझौतों का निकला है, यानी कि नहीं के बराबर। ये खाना पूरी है, ये लोग एक दूसरे को कुछ ना कुछ पीठ थपथपाते हैं, लेकिन ये कि हमने कोई बहुत ठोस कदम उठाए हों कि हम क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे और क्लाइमेट चेंज के असर को कम करेंगे, ऐसा दिखता नहीं है। और इसमें अफसोस की बात तो ये है कि जो देश इसको कहते हैं कि हमें कम करना चाहिए, जिसमें भारत की भी गिनती है, वो असल में घर पे क्या कर रहे हैं, अपने देश में क्या कर रहे हैं। तो एक तो हुआ ये अडानी साहब का कोल प्लांट जो इतना बड़ा है, और जिसमें कि बहुत ही खूबसूरत पुराने महत्वपूर्ण जंगल नष्ट किए गए हैं, काट दिए गए हैं, वहाँ पे कोयले की माइनिंग होगी और बहुत बर्बादी होगी। और तरह से कितना हम लोगों ने अपनी तैयारी की है, या कितना हमने कोशिश की है ये जो प्रदूषण है इसको कम करने के लिए। अगर आप वाकई बैठ के ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना, तो कोई बहुत ज्यादा नहीं दिखता है, और ना ही तो मिटिगेशन में और ना ही एडेप्टेशन में। माने कि मिटिगेशन उसको कहते हैं कि आप अपना एनर्जी का खर्चा कम करिए, कोयले का, गैस का, पेट्रोल का, डीजल का, इसका इस्तेमाल कम करना शुरू करिए, ताकि आपके पास होए भी कि आपने कटौती की है, कहने के लिए भी होए, और आपने वास्तविक रूप से किया भी है। अब इसके विकल्प तो सभी को मालूम है। आप 70,000 गाड़ियां अगर सड़कों पे छोड़ देंगे तो प्रदूषण तो होना ही है, और अगर उसकी एवज आप बसें चलाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाएंगे, तो प्रदूषण तो कम होगा ही, डीजल की खपत कम होगी, उससे ग्रीन हाउस गैसेस जो हवा में जाती हैं वो कम होंगे, और तो क्लाइमेट चेंज पे असर पड़ेगा ही। लेकिन हमने क्या देखा है इस दिशा में, आप अगर किसी भी शहर को देख लीजिए, बड़े छोटे शहर को देख लीजिए, तो गाड़ियों की, स्कूटर, मोटरसाइकिल की संख्या बढ़ती ही जा रही है। और अगर बढ़ती जा रही है तो फिर किस तरह से ये प्रदूषण कम होगा, किस तरह से जलवायु का जो परिवर्तन हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये किस तरह से कम हो सकता है। तो कथनी और करनी में हम लोगों को देखना होगा, और जो देश कह के और करके भी दिखा सकता है, फिर उसका एक अधिकार बन जाता है और देशों से भी कुछ कहने का। अगर खुद ही हम नहीं करेंगे तो फिर हम और देशों पे दबाव डालने का अधिकार कहाँ से लाएंगे। रही बात मिटिगेशन की, भाई हम खेती का अगर क्षेत्र देख लें, उसमें हर साल जाड़े के मौसम में ये पराली जलाने की बात होती है कि किसान जो है वो प्रदूषण फैला रहा है, वो अपना धान की फसल काट के, और जो खेत में बचती है धान के पौधे की जो निचला हिस्सा, उस पे वो आग लगा देता है, किसान का कसूर है। ये कितनी बड़ी झूठ की बात है। किसान का इसमें क्या कसूर है? किसान एक तो आपके तिजोरी में अनाज डाले,
और आप उसके लिए कोई सुविधा उपलब्ध कराएं नहीं कि वो धान को काटने के बाद जो बच या जो पेड़ के जो हिस्से बचते हैं उससे कैसे निपटे। या तो आप उसको लेबर के लिए मदद करिए, सब्सिडी दीजिए। पर अफसोस की बात तो ये है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं अभी जो कंबाइन आते हैं काटने के लिए, वो पुराने तरीके के टेक्नोलॉजी पे काटते हैं, वो कम से कम 1.5 फुट छोड़ देते हैं, ऊपर ऊपर का काटते हैं। अब ऐसी मशीनें हैं जिनमें अटैचमेंट्स ऐसे हैं जो कि काट लेंगे, नीचे तक काट देंगे। किसान अपना दुश्मन और आपका दुश्मन थोड़ी है। आप उसको बिल्कुल मजबूर कर देंगे कि वो जला के ही अपने खेत को खाली कर सकता है अगली फसल के लिए, तो वो क्या करेगा। तो जहां पे संभव भी है, विकल्प संभव भी है, वहां भी तो हम नहीं कर रहे हैं। और इसको हमको बड़ी सच्चाई से और ईमानदारी से अपने आप को देखना होगा। अगर ये अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्टबल बर्निंग, और शहर के लोगों को बड़ा शौक है कहने के लिए कि किसान अगर स्टबल बर्निंग ना करे, अपने खेतों में आग ना लगाए, तो प्रदूषण जो हमारा जाड़े का होता है वो खत्म हो जाएगा। ये भी झूठ है। ये झूठ इसलिए है कि हाँ, उससे उससे धुआं फैलता है और कुछ दिनों के लिए उससे प्रदूषण बढ़ता है। अभी जैसा कहा कि वो रोका जा सकता है, बशर्ते आप उसकी मदद तो करिए कि वो अपने घर से पैसे लगाए। ऐसे ही खेती में पैसा कमाने को नहीं बचता है, ऊपर से वो जो बचता खुचता चवन्नी जठन्नी जो है उसको भी लगा दे खेत में लेबर लगा के और उसको खुदाई करके निकालने की। लेकिन आप नहीं कुछ करने को तैयार है, आप उसमें सब्सिडी नहीं देने को तैयार है। तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। सब लोग को मिलजुल के कुछ नुकसान हम उठाएं, कुछ नुकसान आप उठाएं, या कुछ कटौती हम करें, कुछ कटौती आप करें, तब तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो ये इस तरह के कुछ नमूने हैं कि जहां पे कि हम कटौती कर भी सकते हैं, हम नहीं कर रहे हैं। और सबको बड़ा शौक है किसान के ऊपर ये दोष डालना कि प्रदूषण फैलाते हैं हर जाड़े में। तो अगर इस तरह की चीजें हम देखें ईमानदारी से, तो हर देश में, हम तो अपने देश की बात कर रहे हैं, हर देश में ऐसी चीजें हैं, ऐसे विकल्प हैं जहां, और विकास की दिशा में अगर हम बढ़े तो ऐसे विकल्प को पैदा करना ही तो हमारा काम है। हमारे वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं। अगर इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे हैं तो किसी और से मांगे मदद। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हमने बनाई है, पढ़ लिख के वो वहां से निकलते हैं, तो समस्या का हल निकाले ना, जिससे देश को तकलीफ हो रही है और दुनिया को तकलीफ हो रही है। ये चीज हम अपने ऊपर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। ये हर देश को देखना होगा। चीन तो खैर, चीन को तो देखना ही देखना होगा, सबसे बड़ा प्रदूषण वही फैलाता है। अमेरिका को देखना ही होगा, उससे ज्यादा प्रदूषण वो फैलाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि हम इन अंतरराष्ट्रीय सभाओं से, मीटिंग से, कॉप की, सरकारों की बैठकों से इतनी उम्मीद करते हैं कि सब वो समस्याओं का हल वहां निकल जाए। साल में एक दफे जो बैठक हो वहां पर सारे समस्याओं का हल निकल जाए। लेकिन हम अपने घर में वो सारी चीजें नहीं करने को तैयार हैं, जिससे कि छोटे छोटे कदम और बड़े बड़े कदम आगे बढ़ा के हम वाकई दिखा सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, उसकी क्षति को कम करने के लिए ऐसी ऐसी चीजें संभव हैं। ये हमको सोचना होगा।